हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमआईटी सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम ऑपरेटर्स को रीडिफाइन करेंगे। ठीक है, किसके लिए? अपने क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया आपके पास दो नंबर है। ठीक है, एक 2 है और एक 3 है। आपने इसके बीच में ये प्लस ऑपरेटर लगाया, तो ये क्या हो गया? ऑपरेटर। और ये ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि ये दो ऑपरेंड्स पे लग रहा है। तो ये क्या है? मेरे ऑपरेंड्स। ठीक है। अब ये प्लस की एक डेफिनेशन है, राइट? इस प्लस की क्या डेफिनेशन है कि ये न्यूमेरिक वैल्यू पे ही लगेगा और रिजल्ट भी आपको न्यूमेरिक ही देगा। तो 2 और 3 दो न्यूमेरिक वैल्यूज है, मैंने प्लस लगाया तो इसने रिजल्ट दिया 5। लेकिन अगर मैं इसको अपने क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ लगाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी क्लास C1 है और मैंने यहाँ लिखा कॉम्प्लेक्स है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने C1 प्लस C2, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। मैं चाहता हूं कि ये इस पे इंप्लीमेंट हो प्लस ऑपरेटर, तो मुझे इस ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ेगा। यानी मुझे इसकी डेफिनेशन दोबारा बनानी पड़ेगी। किसके लिए? मेरी कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए। तो इसी को हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं। देखिए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++ allow you to define how operator behave when it applied to the user defined data types. User defined data types कौन सी है? क्लासिक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। This enables you to provide a natural and intuitive syntax for operation involving objects of your class. इसको हम ना एक प्रैक्टिकल, इसी एग्जांपल का मैं एक पार्ट प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, फिर इस पूरे एग्जांपल को हम एक थोरोली इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इस ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ और मैं जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। ठीक है, यहाँ आगे हम क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यूजिंग नेम स्पेस, और यहाँ मैं लिख दिया एसटीडी, और यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता हूँ आईओ स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या लिखा? एक इंट मेन ले लेते हैं और इंट मेन में मैं रिटर्न 0 करा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या किया? मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई और उस क्लास का नाम रख दिया कॉम्प्लेक्स क्लास। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स क्लास में मैंने क्या किया? इसके अंदर मैंने दो प्राइवेट वेरिएबल ले ली, प्राइवेट, और मैंने यहाँ लिखा कॉलन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट, एक रियल टाइप का है। और इंट ले लो, डबल ले लो, मर्जी है आपकी। ठीक है, चलो डबल ले लेते हैं। मैंने अपने एग्जाम्पल में डबल लिया, इसलिए डबल ले लेते हैं। यहाँ भी डबल ले लिया, डबल और इमेजनरी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? इस क्लास के दो कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। ठीक है, तो हम क्या बना रहे हैं अब? कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर क्या होंगे? पब्लिक टाइप के होंगे। तो मैंने यहाँ लिखा पब्लिक, और यहाँ पे हम बना रहे हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर आपको पता है, इट्स नेम इज सेम एज द क्लास नेम। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। तो इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैं चाहता हूँ कि जो रियल की वैल्यू है तो मैंने यहाँ लिखा रियल। रियल की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो, 0.0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इमेजनरी की वैल्यू भी 0 से इनिशियलाइज हो। तो ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, राइट? अब इसी तरह मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, और उस कंस्ट्रक्टर का नाम दे देते हैं हम, उस कंस्ट्रक्टर का नाम हम दे देते हैं, ब्रैकेट यहाँ मिसिंग कर दी। तो एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसको पैरामीटर, तो यहाँ ये तो मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हुआ, राइट? ये डिफॉल्ट हुआ। अब मैं क्या क्या करता हूँ? एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में मैं क्या कर रहा हूँ? दो पैरामीटर पास कर देते हैं। ठीक है, जिसमें हम बोल देते हैं डबल डबल आर एंड डबल आई। ओके, आर रिप्रेजेंट कर रहा है रियल को, तो मैंने लिखा रियल में वैल्यू चली जाएगी आर की, और इमेजनरी में वैल्यू चली जाएगी आई की। ठीक है, तो ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? एक ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। तो एक चीज आपको मैंने अभी बताई, जैसे कि जब भी आप कोई ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा?
उसके अंदर जैसे मैं लिखा 2+3, तो ये क्या देखिए इंटीजर, ये भी इंटीजर, और ये रिटर्न क्या करवा रहा है, इंटीजर। तो इसी तरह अगर ये मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट है C1, ये है C2, इन दोनों में प्लस कर रहा हूं, तो मैं ये चाहूंगा कि एक नया ऑब्जेक्ट बने जिसके अंदर इन दोनों का प्लस हो। ठीक है, तो मैं एक डेफिनेशन बना रहा हूँ ऑपरेटर की। तो ऑपरेटर की डेफिनेशन आप कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर को डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर। तो ऑपरेटर कौन सा डिफाइन करना चाहता हूँ, मैं प्लस डिफाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, अब इस ऑपरेटर के अंदर मुझे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, जो कि जैसे मैंने लिखा C1+C2, तो C1 क्या हो गया, करंट ऑब्जेक्ट, और C2 क्या हो गया, जो आपका अदर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूँ, कॉन्स्ट टाइप ले लेते हैं, कॉन्स्ट कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे एम्परसेंट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, या एम्परसेंट आप यहाँ भी लगा सकते हैं, एम्परसेंट, और मैंने यहाँ लिख दिया अदर। ठीक है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया अदर टाइप। ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स क्लास का ही ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा रियल, दोनों के रियल का सम और दोनों के इमेजिनरी का सम। इसको हम एक कांस्टेंट फंक्शन बना लेते हैं। अगर आपने कांस्टेंट फंक्शन वाला वीडियो नहीं देखा मेरा, इससे पहले वाला ही वीडियो, ठीक है, तो आप उसको देखें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि जो रियल है उसका सम हो जाए, प्लस जो अदर है उसका सम हो जाए। तो मैंने यहाँ लिखा एक और क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसको बोल देते हैं रिजल्ट। ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया, रिजल्ट डॉट इमेज रियल इक्वल्स टू, जो रियल है इस क्लास का रियल है, प्लस अदर डॉट रियल। ठीक है, इसी तरह रिजल्ट डॉट इमेजनरी इक्वल्स टू इमेजनरी प्लस अदर डॉट इमेजनरी। ठीक है, तो मैंने ये रिजल्ट, रिजल्ट क्या हो गया, मेरा एक क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा किसको, रिजल्ट को, राइट, रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। तो ये मैंने एक डेफिनेशन बना दी। इसी तरह मैं एक और फंक्शन लिख देता हूँ, डिस्प्ले फंक्शन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ void एंड टू स्ट्रिंग फंक्शन। ओके, ये क्या करेगा, ये रियल और इमेजिनरी वैल्यू को जस्ट प्रिंट कर देगा। तो मैं लिख दूंगा सी आउट रियल इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिख देंगे रियल को प्रिंट करा देंगे, और यहाँ पे कॉमा इमेजिनरी इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिख देंगे इमेजिनरी। ठीक है, सिंपल। अब इसको सेव किए, अभी मेन फंक्शन में इसको कॉल करते हैं। तो मैंने देखिए दो दो कंस्ट्रक्टर बनाए। तो मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर को कॉल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स लिया, इसका कंस्ट्रक्टर लिया C1, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, इसी तरह मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया C2, जिसके अंदर मैंने पास कर दिया से 2.0 एंड 3.2, कुछ भी पास कर दिया, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। एक मैंने और कंस्ट्रक्टर बनाया C3। ठीक है, तो C1 डॉट रियल की वैल्यू 0, C3 डॉट रियल की वैल्यू 0। ठीक है, लेकिन C2 डॉट रियल की वैल्यू 2.0, और C2 डॉट इमेजिनरी की वैल्यू जो होगी वो 3.2 होगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ C3 इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ठीक है, जब आपने ये लिखा तो क्या हुआ, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट्स पे इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, किसके ऑब्जेक्ट्स पे, कॉम्प्लेक्स क्लास के ऑब्जेक्ट पे, तो इसने क्या किया, इसने इस मेथड को कॉल किया, जो कि मेरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मेथड। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, C1, C1 क्या हो गया आपका दिस, और C2 क्या हो गया, अदर हो गया, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो C3 में, C3 में असाइन हो जाएगा। तो मैंने लिखा C3 डॉट टू स्ट्रिंग। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि C1 डॉट रियल की वैल्यू और C1 डॉट इमेजिनरी की वैल्यू तो जीरो ही होगी। तो इसको कंपाइल करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
तो देखिए रियल इक्वल्स टू 2 एंड इमेजिनरी इक्वल्स टू 3.2। मान लीजिए मैं C1 को भी कुछ इनिशियलाइज कर देता हूँ वैल्यू से 4.5, और दूसरी वैल्यू पास कर दी मैंने 9.3। ठीक है, अब इसमें क्या होना चाहिए, इस केस में 4.5 प्लस 2 6.5, और 9.3 प्लस 3.2 जो कि 12.5 आना चाहिए। देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए रिजल्ट आया ये। ठीक है, इसी तरह अगर आपने माइनस ऑपरेटर को करना है बिल्कुल सेम हो जाएगा। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस बोल दूंगा, और रियल में से रियल को माइनस कर देंगे, और अदर में से अदर को, अदर डॉट इमेजनरी में से सॉरी इमेजनरी में से अदर डॉट इमेजनरी को हम माइनस कर देंगे। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे C1 माइनस C2 लिखूंगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 2.5 और 3.2 में से 6.1, ये रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, तो देखिए ये रिजल्ट आया। ठीक है, तो इसी तरह आप कोई भी ऑपरेटर इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए हम जाते हैं अपने गिटहब के पेज पे, और यहाँ पे देखिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखिए इसके अंदर मैंने क्या किया, सेम जैसे अभी मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया पैरामीटराइज्ड, और ये यहाँ ऑपरेटर को ओवरलोड किया प्लस को। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में जो आप मल्टीप्लाई का लॉजिक लगाओगे वो लगा दो, जैसे रियल इंटू अदर डॉट रियल, माइनस इमेजनरी इंटू अदर डॉट इमेजनरी, ये रियल की वैल्यू आ जाएगी। और इमेजनरी में क्या आ जाएगी, रियल इंटू अदर डॉट इमेजनरी प्लस इमेजनरी इंटू अदर डॉट रियल, और ये वैल्यू आप रिटर्न करवा। डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर को, जो कि कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ये हमेशा बूल वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। देखिए ये वैल्यू रिटर्न करेंगे क्लास ऑब्जेक्ट टाइप की, लेकिन ये रिटर्न करेगा बुलियन टाइप का। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए मैं बोल रहा हूँ ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स वैल्यू। इफ रियल इक्वल्स टू रियल, तो इसमें क्या होगा, अगर ये वैल्यू इक्वल है तो रिटर्न ट्रू होगा, और ये भी वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और एंड ऑपरेटर लगाया। ठीक, अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक और ऑपरेटर बनाया जिसको हम आउटपुट ऑपरेटर बोलते हैं। ये अवेलेबल होता है आपके ओ स्ट्रीम के अंदर। तो जब भी आप ऑपरेटर बना रहे हैं तो आपको उसकी एक पहले फंक्शनैलिटी समझनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हमने डबल इक्वल्स टू के बारे में पढ़ा कि डबल इक्वल्स टू क्या करता है, एक ये वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, तो इसका मतलब इसकी रिटर्न टाइप बुलियन होनी चाहिए। इसी तरह जब ये आउटपुट ऑपरेटर को हम यूज करते हैं तो ये होता है एक ओ स्ट्रीम क्लास का। तो ये एक डेफिनेशन हमें ऐसे ही डिफाइन करनी पड़ेगी, फ्रेंड एंड ओ स्ट्रीम। फ्रेंड के बारे में अभी हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। फ्रेंड क्या होता है कि जो किसी क्लास का फ्रेंड होता है उसके प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन इस ऑपरेटर को अगर आप ओवरलोड करना चाहते हैं तो आपको ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस जिस पे आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं ओएस को यूज कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ सी आउट, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ओ स्ट्रीम सी आउट की तरह काम करेगी। यहाँ पे सी डॉट रियल और सी डॉट इमेजनरी को प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे रियल और इमेजनरी। अभी देखिए यहाँ नीचे क्या किया, देखिए ये प्लस किया है, यहाँ डिफरेंस किया है, यहाँ प्रोडक्ट लिया है, यहाँ इक्वल टू इज इक्वल टू में डाल दिया, यहाँ मैंने लिख दिया ए। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपका ये फंक्शन कॉल होगा। ओके, ये ऑपरेटर वाला फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा ए से रिलेटेड रियल और इमेजनरी वैल्यू। यहाँ प्रिंट करेगा, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट के साथ इंप्लीमेंट हो रही है, तो बी के साथ, यहाँ सम के साथ प्रिंट करेगा, डिफरेंस के साथ करेगा। जैसे मैंने टू स्ट्रिंग मेथड बनाया था वैसा ही है ये, लेकिन इसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के वे में सीख रहे हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे इज इक्वल दे देगा। ठीक है, ये वैल्यू रिटर्न करेगा 0 1 में। ठीक है, चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे क्या आई आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट आई, पहले सम आया, फिर डिफरेंस, फिर प्रोडक्ट, और और फिर ए इक्वल्स टू बी है कि नहीं, तो इसने रिटर्न कर किया 0 मीन्स फॉल्स। तो
आई होप आपको ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको ये जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में जिनको ये कॉन्सेप्ट समझने हैं उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, दिस विल गिव मी द मोटिवेशन, और ऑल द बेस्ट। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। सी यू, बाय बाय।